आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है कैस्पेरियन स्ट्रिप आकर्स इन ए। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ पाई जाती है ये हमसे पूछ रहा है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन था 60 नंबर, उसमें हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप हमारी इंडोडर्मिस में पाई जाती है। तो 61 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 61 का ए विकल्प हमारा करेक्ट है। रिफर टू आंसर 60 कह रहा है, यानी जो 60 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने किया है वो भी यही क्वेश्चन था। तो इसलिए 61 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 62 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कह रहा है प्लांट बियर्स फ्रूट हैज ए कॉलम ऑफ वैस्कुलर टिश्यू एंड ए टैप रूट सिस्टम, दिस प्लांट इज। तो देखिए फ्रूट है तो फल देने वाले पौधे हमारे एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी हैं, और टैप रूट सिस्टम जो है ये द्विबीजपत्री यानी डाइकोटिलेडनस प्लांट में पाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी पौधा कहते हैं और जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी कहते हैं। तो सीड और फ्रूट दोनों पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म में। तो फ्रूट बियरिंग प्लांट हमारा एंजियोस्पर्म हो जाएगा। और टैप रूट सिस्टम की बात आती है जिसको हिंदी में मूसला जड़ कहते हैं। टैप रूट मूसला जड़ हिंदी में कहते हैं। तो टैप रूट की बात करें तो ये द्विबीजपत्री में पाई जाती है। जैसे धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, इन सब के पौधे पतले होते हैं और इनमें एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होता है। अपस्थानिक जड़ें जिन्हें कहते हैं, या फिर झकड़ा जड़ें होती हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम। लेकिन जो मोटे पौधे हैं द्विबीजपत्री के, जैसे आम है, महुआ है, इन सब में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। तो 62 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 62 का ये विकल्प हमारा करेक्ट है। कह रहा है इन एंजियोस्पर्म सीड आर प्रोड्यूस इनसाइड द राइपेंड ओवरी कॉल्ड फ्रूट। तो देखिए जो एंजियोस्पर्म है यानी आवृत बीजी पौधे हैं, उनमें जो बीज बनता है वो पकी हुई अंडाशय, ओरी मतलब अंडाशय, तो पके हुए अंडाशय के बीच में बनता है। और पके हुए अंडाशय को ही हम लोग फ्रूट कहते हैं। तो राइपेंड ओवरी ही फ्रूट कहलाती है, यानी फल कहलाती है। However, in gymnosperm the seed are not produced inside a fruit। जबकि अगर जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी पौधे की बात करें तो उसमें सीड जो है फ्रूट के अंदर नहीं बनता है। इन एंजियोस्पर्म वैस्कुलर टिश्यू इंक्लूड्स बोथ ट्रैकिड्स एंड वेसल, एंड इन जिम्नोस्पर्म द वैस्कुलर टिश्यू कंटेन्स ओनली ट्रैकिड्स एंड नॉट वेसल। तो अगर हम आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म पौधे की बात करें तो उसके जो संवहन ऊतक हैं उनमें ट्रैकिड्स और वेसल दोनों पाई जाती हैं। जबकि जो जिम्नोस्पर्म है उसके वैस्कुलर टिश्यू यानी संवहन ऊतक की बात करें तो उसमें ट्रैकिड्स तो पाई जाती है लेकिन वेसल नहीं पाई जाती। ये अंतर है। कह रहा है टैप रूट इज द प्राइमरी रूट दैट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल। जो टैप रूट होती है वो रेडिकल से बनती है और ये प्राइमरी रूट यानी प्राथमिक जड़ होती है। जब हम पिछले अध्याय पढ़ रहे थे तो उसमें हमने दो चीज पढ़ी थी, एक रेडिकल, एक प्लूम्यूल। तो रेडिकल से रूट बनती है जिसको हिंदी में मूलांकुर कहते हैं, और प्लूम्यूल से हमारा स्टेम बनता है जिसको हिंदी में प्रांकुर कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि रेडिकल रूट बनाने की जिम्मेदार है प्राइमरी रूट, रूट नहीं प्राइमरी रूट। तो ये प्राइमरी जो रूट होती है तो उसके बारे में थोड़ा और डिटेल देखते हैं।
कह रहा है इट फॉर्म्स लेटरल ब्रांचेज विच आर फर्दर ब्रांच टू फॉर्म टर्शियरी रूट। कह रहा है यही प्राइमरी रूट लेटरल रूट ब्रांच बनाती है। जब लेटरल ब्रांच बन जाएंगी तो इनकी फिर ब्रांच निकलती हैं, उनको टर्शियरी रूट या तृतीयक जड़ें कहते हैं। दीज आर जनरली फाउंड इन डाइकोटिलेडनस। ये जनरली हमको द्विबीजपत्री पौधों में मिलती है। इन मोनोकोटिलेडनस प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लाइफ। जो प्राइमरी रूट है, प्राथमिक जड़ है, ये एक बीजपत्री पौधे में बहुत कम समय के लिए होती है। टैप रूट इज एब्सेंट एंड एडवेंटिशियस रूट आर फाउंड। एक बीजपत्री यानी मोनोकोटिलेडनस प्लांट में टैप रूट यानी मूसला जड़ नहीं पाई जाती और इसकी जगह में एडवेंटिशियस यानी अपस्थानिक जड़ पाई जाती है। तो ये तथ्य निकल करके सामने आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 62 नंबर, इसको देखते हैं। कह रहा है वेयर डू द कैस्पेरियन बैंड्स आकर। तो तीसरी बार वही प्रश्न पूछा जा रहा है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ पाई जाती है, तो इंडोडर्मिस में पाई जाती है। 63 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए 63 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नैरो लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल फाउंड बिटवीन फ्लोएम ऑब्लिक बार्क एंड वुड ऑफ ए डाइकोट इज। कह रहा है कि एक पतली भित्ति वाली लेयर फ्लोएम और बार्क के बीच में पाई जाती है। तो ये किस प्रकार के पौधों में पाई जाती है, मतलब डाइकोट में ये पाई जाती है, तो उस लेयर को क्या कहते हैं। तो डाइकोट में एक लेयर पाई जाती थी जो सेकेंडरी ग्रोथ यानी द्वितीयक वृद्धि के लिए आवश्यक थी। उसका नाम क्या था, कैम्बियम। अब कैम्बियम दो प्रकार की थी, एक वैस्कुलर कैम्बियम, एक कार्क कैम्बियम। तो जाइलम जो हमारा होता है वो अंदर पाया जाता है और फ्लोएम जो बार्क यानी छाल होती है उसके पास में पाया जाता है। तो वहां पर हमारी वैस्कुलर कैम्बियम पाई जाती है। तो 64 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए डाइकोट कह रहा है, तो डाइकोट शब्द आ जाएगा द्विबीजपत्री, तो उसी में केवल कैम्बियम पाई जाती है। तो ये नैरो लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल फाउंड बिटवीन फ्लोएम ऑब्लिक बार्क एंड वुड ऑफ डाइकोट इज वैस्कुलर कैम्बियम। तो फ्लोएम और छाल के मध्य में जो पतली भित्त वाली लेयर पाई जाती है द्विबीजपत्री पौधों में, वो होती है वैस्कुलर कैम्बियम। Vascular cambium present inside a vascular bundle is called as intrafascicular cambium। तो दो प्रकार की कैम्बियम हमने आपको बताया था। तो जो वैस्कुलर बंडल है उनके बीच में जो पाई जाती है वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट इनसाइड ए वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल के अंदर जो पाई जाती है उसको इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं या इसी को फैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। The vascular cambium is a मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो वैस्कुलर कैम्बियम है हमारा, ये विभज्योतक है, विभाजित होने वाला ऊतक, जिसको अंग्रेजी में मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं। तो 64 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 65 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो कह रहा है व्हाट इज ट्रू अबाउट ए मोनोकोट लीफ। तो एक बीजपत्री पत्ती की के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हमने मोनोकोट लीफ जब पढ़ा था तो वहाँ ये पढ़ा था कि जो मीजोफिल पाया जाता है वो पैलिसेड और स्पंजी टिश्यू में डिफरेंशिएट नहीं होता। तो 65 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऊपर भी एक बार आ चुका है, अगर आप लोगों ने रिवीजन किया होगा तो ये बात पता होगी। तो इन मोनोकोट लीफ मीजोफिल सेल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पंजी टिश्यू। तो जो मोनोकोट एक बीजपत्री पौधे की पत्ती है उसमें जो मीजोफिल पाया जाता है वो पैलिसेड और स्पंजी टिश्यू में डिफरेंशिएट नहीं होता।
खम्भू तक बोलते थे इसको, पैलिसेड टिश्यू को। कह रहा है बट देयर इज वेल डिफरेंशिएट मेसोफिल सेल इन डाइकोट स्टेम, लेकिन द्विबीजपत्री पौधे की पत्ती की अगर बात करें तो उसमें मेसोफिल बहुत अच्छे से अलग अलग होता है, यानी डिफरेंशिएट होता है। Also in the upper epidermis there are some large cell found in group which are called bulliform cells. very most important bulliform cell पर पीछे क्वेश्चन भी आ चुका है। तो ये एक बीज पत्री यानी मोनोकाटिलेडनस प्लांट की लीफ की अपर सरफेस यानी एडैक्सियल सरफेस पर पाया जाता है। द विनेशन पैटर्न इन मोनोकाट इज पैरेलल, जो विन्यास होता है शिरा विन्यास वो एक बीज पत्री पत्ती में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, यानी पैरेलल विनेशन पाया जाता है। यानी अगर हम गन्ने की पत्ती उठा करके देखेंगे तो उनके किनारे समांतर होते हैं, बराबर दूरी पर दोनों किनारे लगभग रहते हैं। लेकिन अगर हम आम की पत्ती उठा के देखेंगे तो उसमें किनारे बराबर नहीं रहते, आगे सिकुड़ता चला जाता है, पीछे भी सिकुड़ा रहता है। तो ये चीज ध्यान देना। तो 65 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पेरीसाइकिल ऑफ रूट्स प्रोड्यूसेस, तो पेरीसाइकिल से हमारा लेटरल रूट बनती है, लेटरल रूट्स। तो 66 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। पेरीसाइकिल से लेटरल रूट बनती हैं, ये पीछे भी कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां पर देखिए 66 का बी विकल्प करेक्ट है। पेरीसाइकिल ऑफ रूट प्रोड्यूसेज लेटरल रूट्स, तो पेरीसाइकिल से लेटरल रूट हमारी बनती है, यानी बाहर की ओर जो जड़ें निकलती हैं। इंडोडर्मिस इज फॉलोड बाय पेरीसाइकिल, इंडोडर्मिस फॉलो करता है पेरीसाइकिल को। यूजुअली इट इज ए कंटिन्यूअस लेयर बट इन सम मोनोकाट इट इज इंटरप्टेड बाय जाइलम एंड फ्लोएम। ये कह रहा है कि जो इंडोडर्मिस है हमारी ये जो है कह रहा है यूजुअली इन ए कंटिन्यूअस लेयर। जनरली हम ये देखते हैं कि एक लगातार यानी कंटिन्यूअस जो झिल्ली होती है या परत होती है, बट इन सम मोनोकाट इट इज इंटरप्टेड, लेकिन कुछ एक बीज पत्री पौधे में ये इंटरप्टेड होती है, यानी बीच बीच में छूटी रहती है बाय जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। इट इज द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ लेटरल रूट, तो जहां पर छूटी रहती है इंटरप्टेड रहती है वहीं से हमारी लेटरल रूट निकलती हैं जो बाहर की ओर वृद्धि करती हैं, एंड कार्क कैम्बियम, और कार्क कैम्बियम भी वहीं से बनता है। द रूट ब्रांचेज आर देयरफॉर डिस्क्राइब्ड एज इंडोजिनस इन ओरिजिन, तो इस प्रकार से जो ब्रांच निकलती हैं रूट की उनको हम इंडोजिनस ओरिजिन कह सकते हैं, यानी अंदर से वृद्धि होकर के अंदर से उत्पन्न होकर निकल रही। एक्सोजिनस का मतलब बाहर से ग्रोथ होती पेरीसाइकिल के, लेकिन पेरीसाइकिल के अंदर से हो रही है, इसलिए मतलब इंडोडर्मिस के अंदर से हो रही है जो पेरीसाइकिल है, तो इसलिए इसकी ओरिजिन को हम इंडोजिनस कह रहे हैं। इस बात को ध्यान देना। तो 66 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 67 नंबर। कह रहा है मोनोकाट लीव्स पासेस, तो मोनोकाट लीफ में इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। इंटरकैलरी, तो इसको देखते हैं। देखिए लीफ है तो लीफ मोटाई में तो बढ़ती नहीं, वो अपने स्थान पे ही वृद्धि करने वाला ऊतक होना चाहिए, तो वो है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। लेटरल देखिए बाहर की ओर वृद्धि कराता है, एपिकल मतलब ऊपर नीचे जड़ और तने के अग्रभाग में वृद्धि कराता है, लेकिन इंटरकैलरी अपने ही स्थान पर वृद्धि कराता है। तो मोनोकाट लीफ में इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाएगा। तो इसको देखते हैं। तो देखिए 67 का ये विकल्प हमारा करेक्ट है। मोनोकाट लीफ पासेज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकलाइज ग्रोथ। तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम हमारा होता है ये अपने ही स्थान में वृद्धि को प्रेरित करता है।
तो लोकलाइज ग्रोथ का है, मतलब लोकल मतलब उसी एरिया में। परहैप्स दे हैव बीन सेपरेटेड आर डिटैच्ड फ्रॉम द मदर स्टेम। एग्जाम्पल मेरिस्टेम present at the base of leaf in many monocot, in the internode of grasses, at the top of peduncles of plantago and taraxacum etc. केवल इतना आपको पढ़ना है, मोनोकॉट लीव्स पॉसेज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसके बाद जितना भी आगे दिया है वो सब बेमतलब की बात है, उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जितना ज़रूरत है बस उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। अगर बहुत इच्छा है आपकी तो ये पढ़ सकते हैं, इतना तक बस, इसके आगे सब छोड़ देना है, कोई मतलब नहीं। अब 68 नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है, कह रहा है पिथ एंड कार्टेक्स डू नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन। तो पिथ और कार्टेक्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, किस में, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए पिथ और कार्टेक्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि पहले तो ये एक बीज पत्री पौधा है। अब एक बीज पत्री में रूट है कि स्टेम है, तो एक बीज पत्री में भी स्टेम है। स्टेम में पिथ और कार्टेक्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, मोनोकाट स्टेम में। तो 68 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सब आप जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी अपने बगल में रखिए और देखते जाइए। जब वो फिगर देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा कि मोनोकाट स्टेम में पिथ और कार्टेक्स अलग अलग है कि नहीं। तो पिथ एंड कार्टेक्स डू नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन मोनोकाट स्टेम सिंस न्यूमरस वैस्कुलर बंडल लाइज स्कैटर्ड द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इन ए मोनोकाट स्टेम is distinguishable into hypodermis and ground parenchyma। तो ये कह रहा है कि मोनोकाट स्टेम एक बीज पत्री तना जो है उसमें पिथ और कार्टेक्स अलग अलग नहीं होते हैं, सिंस न्यूमरस वेस्कुलर बंडल लाइज स्कैटर्ड, इसलिए बहुत सारे जो वह संवहन बंडल हैं वो बिखरे हुए रहते हैं। कहाँ पर, ग्राउंड टिश्यू यानी भरण ऊतक में। इन मोनोकाट स्टेम इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू हाइपोडर्मिस एंड ग्राउंड पैरेन्काइमा। तो इसमें अगर हम अलग पहचाने, डिस्टिंग्विशेबल का मतलब पहचान करें, तो अधस त्वचा जिसको हाइपोडर्मिस कहते हैं और ग्राउंड पैरेन्काइमा में हम दो ही भाग में अलग कर सकते हैं, पिथ और कार्टेक्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 68 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 68 का ये विकल्प हमारा करेक्ट। अब देखिए सेकेंडरी ग्रोथ से संबंधित क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। द्वितीयक वृद्धि से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो अब पूछे जाएंगे। तो कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंस है, इस इनकरेक्ट को जरूर ध्यान दिया करिए, नहीं तो करेक्ट वाला आंसर आप लगा के चले आएंगे। तो पहला देखिए क्या है, कह रहा है कि हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव मैकेनिकल सपोर्ट। तो हार्डवुड यानी कठोर जो लकड़ी है, कठोर काष्ठ जिसको हिंदी में कहेंगे, वो पौधे में अंदर वाले, उसका तना अगर काटा जाएगा तो अंदर जो लकड़ी होगी वही हार्डवुड होती है। उसमें लिग्निन, टेनिन और आयल का डिपोजिशन होता है जिससे उसके रंध्र भर जाते हैं और वो कठोर हो जाती है। तो जाहिर सी बात है जब रंध्र ही नहीं रहेंगे तो वो वाटर का कंडक्शन कैसे करेगी। तो ये वाटर का कंडक्शन नहीं करती और चूंकि मजबूत हो जाती है टेनिन, लिग्निन, आयल के डिपोजिशन से, तो इसलिए मैकेनिकल सपोर्ट यानी यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है पौधे को, टूटने से बचाती है आंधी तूफान में। दूसरा कह रहा है सैपवुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीव। सैपवुड यानी मृदु काष्ठ जिसको बोलेंगे, लचीली काष्ठ जिसको बोलेंगे। तो ये जो है इसमें लिग्निन, टेनिन और आयल का डिपोजिशन नहीं होता, इसलिए इसके रंध्र खुले रहते हैं, पोर खुले रहते हैं, इसलिए ये वाटर का कंडक्शन और खनिज तत्वों का कंडक्शन करा सकती है रूट टू लीफ यानी जड़ से पत्ती तक, क्योंकि पानी और मिनरल
ये हमें सॉइल में मिलेगा, मिट्टी में मिलेगा, तो मिट्टी से पत्ती तक ले जाएगी, यानी रूट टू लीफ। सैपवुड पौधे की काष्ठ के बाहरी हिस्से में पाई जाती है, उसके सरकमफ्रेंस में, और लचीली होती है। सी विकल्प देखते हैं, तो सी में हमसे कह रहा है कि सैपवुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम। गलत, आउटर मोस्ट होना चाहिए, तो सी वाला ही गलत है, क्योंकि सैपवुड बाहर पाई जाती है, मुलायम होती है। तो सैपवुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर। ये तो सही है, लाइटर इन कलर, हल्की होती है रंग में, क्योंकि इसमें लिग्निन, टेनिन और ऑयल का डिपोजिशन नहीं होता, तो कलर तो डार्क नहीं होता, लाइट होता है। लेकिन ये जो इनर मोस्ट कह दिया, ये गलत हो गया, तो सी विकल्प हमारा गलत है और इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, तो इसलिए सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब डी विकल्प देख लेते हैं, तो कह रहा है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टेनिन्स, रेजिन्स, ऑयल एटसेट्रा हार्ड टू डिच डार्क इन कलर। वेरी मोस्ट करेक्ट है कि रेजिन, टेनिन और ऑयल के उसमें डिपोजिशन यानी उसमें सोख जाने की वजह से, उसमें उनके रंध्रों में भर जाने की वजह से ये हार्ड टू यानी कठोर कास्ट हमारी डार्क यानी ज्यादा गहरे कलर की हो जाती। तो 68 का सी विकल्प हमारा गलत है और गलत ही हमसे पूछ रहा है। यहाँ पर आउटर मोस्ट होना चाहिए, तो इनर मोस्ट लिख दिया, इसलिए गलत हो गया। तो 68 का सी विकल्प हमारा इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट ही मारना है, तो सही हो जाएगा। 68 नहीं 69, 69 नंबर क्वेश्चन। तो इसको देखते हैं, तो देखिए 69 का सी विकल्प करेक्ट है। कह रहा है सैपवुड इज द पेरिफेरल और आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम एंड लाइटर इन कलर। तो सैपवुड पेरिफेरल या आउटर मोस्ट रीजन में है, जबकि क्वेश्चन में इनर मोस्ट लिखा था, इसीलिए गलत हो गया। 69 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज नॉट ट्रू अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग इन ट्री। तो नॉट ट्रू को अंडरलाइन करिए, नॉट ट्रू पूछ रहा है, भूल से कहीं आप लोग ट्रू वाला ना लगाइएगा, तो ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए पहला विकल्प हमसे कह रहा है कि एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्रीज ऑफ टेम्परेट रीजन। टेम्परेट, टेम्परेट का मतलब टेम्परेचर का रेट, यानी वहां टेम्परेचर का रेट बदलता रहे, यानी ठंडी भी हो कभी, कभी गर्मी भी हो। तो जब ठंडी और गर्मी क्रम से आएंगी, तो उस रीजन को, इसको हिंदी में बोलेंगे शीतोष्ण प्रदेश। शीतोष्ण प्रदेश को अंग्रेजी में टेम्परेट रीजन बोलते हैं, क्योंकि शीत और उष्ण यानी टेम्परेचर का रेट बदल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर टेम्परेचर का रेट बढ़ेगा तो वहाँ बसंत भी आएगी, यानी गर्मी का मौसम, और ठंडी का मौसम भी आएगा। तो गर्मी के मौसम में अलग प्रकार की रिंग बनेगी और ठंडी के मौसम में अलग प्रकार की रिंग बनेगी। तो इसलिए साल में चूंकि मौसम एक बार आएगा, तो जो रिंग बनेगी उसको एनुअल रिंग या वार्षिक वलय कहते हैं। तो टेम्परेट रीजन में वार्षिक वलय ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगी, ज्यादा प्रोमिनेंट होगी, जबकि इसमें नॉट प्रोमिनेंट कह रहा है, इसलिए गलत हो गया और गलत वाला ही हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेनी फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो जो कैम्बियम हमारा है, उसके अगर कार्य करने की क्षमता और उसकी क्रियाशीलता की बात करें, तो बहुत सारे भौतिक, जैव भौतिकी लक्षण और बहुत सारे वातावरणीय लक्षण मिलकर के इस कैम्बियम की एक्टिविटी को निर्धारित करते हैं। इन टेम्परेट रीजन यानी शीतोष्ण प्रदेश में क्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉट यूनिफॉर्म। वहां पर जो वातावरण की स्थिति है, मौसम की कंडीशन है, वो यूनिफॉर्म नहीं रहती, यानी एक जैसी नहीं रहती थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर। इन द स्प्रिंग सीजन यानी बसंत ऋतु में कैम्बियम इज वेरी एक्टिव।
बसंत ऋतु में जब ठंडी कम पड़ती है तो हम भी बहुत एक्टिव होते हैं, तो पेड़ भी बहुत एक्टिव होते हैं, तो उस समय एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो कह रहा है कि प्रोड्यूसेज ए लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट हैविंग वेसल विद वाइडर कैविटी। तो उस समय चूंकि एक्टिविटी ज़्यादा रहती है तो बहुत सारे जाइलरी एलिमेंट पाए जाते हैं, और जाइलम में हमको पता है कि वेसल और ट्रैकिड्स पाई जाती हैं। तो वेसल्स जो होती हैं उनकी कैविटी वाइडर होती है, ज़्यादा चौड़ी होती है। द वुड फार्म्ड ड्यूरिंग दिस सीजन इज कॉल्ड स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। चूंकि इस सीजन में एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा एक्टिविटी से जल्दी जल्दी काम होगा, तो इस वुड को स्प्रिंग सीजन की वजह से स्प्रिंग वुड और जल्दी बनने की वजह से इसको अर्ली वुड भी कहते हैं। तो स्प्रिंग सीजन में जो वुड बनती है इसको हम लोग अर्ली वुड या स्प्रिंग वुड बोलते हैं, इसको ध्यान देना। और एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा एक्टिव होकर के वाइडर कैविटी बना लेते हैं। अब आगे कह रहा है इन विंटर यानी जाड़े में क्या होता है, द कैम्बियम इज लेस एक्टिव एंड फॉर्म फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट दैट हैव नैरो वेसल एंड दिस वुड इज कॉल्ड ऑटम वुड और लेट वुड। चूंकि ठंडी के समय में हमारी भी एक्टिविटी कम हो जाती है, हम कम काम करते हैं, इसी प्रकार से पौधों में भी एक्टिविटी कम हो जाती है, तो जो जाइलरी एलिमेंट के वेसल होंगी वो संकरी होती हैं, और चूंकि ठंडी में बनती है तो इसलिए इसको ऑटम वुड या एक्टिविटी कम होने से धीरे धीरे बनती है तो ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इसको लेट वुड भी कहते हैं। द स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर। जाहिर सी बात है कि बसंत में जल्दी जल्दी बनाया गया है और वेसल मोटी हैं, उनके अंदर की गुहा चौड़ी है, तो ये लकड़ी हमारी लाइटर होती है, गहरी नहीं होती। इसमें टेनिन, रेजिन और लिग्निन का डिपोजिशन भी नहीं होता है। तो द स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर। तो स्प्रिंग वुड हमारी लाइटर इन कलर होती है और लोअर डेंसिटी की होती है, जबकि ऑटम वुड जो होती है लोअर डेंसिटी मतलब मुलायम होती है, सघन कम होती है। ऑटम वुड मतलब ये डार्क होती है और हायर डेंसिटी की होती है, यानी ज़्यादा सघन होती है, ज़्यादा कठोर होती है। The two kinds of wood that appear are as alternate concentric ring। तो बसंत कास्ट और शरद कास्ट यानी स्प्रिंग वुड और हार्ट वुड या ऑटम वुड, ये चूंकि सीजन साल भर में एक बार बसंत आता है फिर एक बार ठंडी आती है, तो बसंत वाला पहले रिंग बना, फिर ठंडी वाला, फिर बसंत वाला, फिर ठंडी वाला। और चूंकि एक ज़्यादा गहरा होता है ठंडी वाला और बसंत वाला कम गहरा होता है, तो एक ज़्यादा गहरा एक कम गहरा, तो इस तरह से जो हमारा तना होता है पौधे का उसमें रिंग जैसे दिखाई देती है, वृत्ताकार रिंग। जब कटता है पेड़ तो देखिए ऐसा दिखाई देगा। तो चूंकि साल भर बाद एक एक रिंग बनती है, इसलिए इनको एनुअल रिंग कहते हैं। और अल्टरनेट होती हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग होती है, मतलब इनका केंद्र बिंदु एक ही होता है। वहीं पर अगर रख करके हम सर्किल बनाएं तो दोनों का केंद्र बिंदु एक होगा, तो ऐसे रिंग को कॉन्सेंट्रिक रिंग बोलते हैं। तो ये बात हमको ध्यान देना है। तो इस प्रकार से 70 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। अब हमारे पास 71 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकॉट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो सेकेंडरी का मतलब सेकेंडरी ग्रोथ यानी द्वितीयक वृद्धि। तो जब द्वितीयक वृद्धि की बात आएगी तो वहाँ कैम्बियम की बात होगी। तो जाइलम और फ्लोएम की सेकेंडरी, जाइलम और फ्लोएम हमारे वैस्कुलर कैम्बियम से बनेंगे। तो 71 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 71 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। कह रहा है वैस्कुलर कैम्बियम इज ए टाइप ऑफ लेटरल मेरिस्टम दैट प्रोड्यूस सेकेंडरी टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। बस इतना ही आपको पढ़ना है कि वैस्कुलर कैम्बियम जो होता है ये एक प्रकार का लेटरल मेरिस्टम होता है और त्रिज्यीय वृद्धि या परिधीय वृद्धि या
सरकमफ्रेंस में ग्रोथ या गिर्थ में ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। बस, और बाकी नीचे का पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब बेमतलब है। अब 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है प्लांट्स हैविंग लिटिल आर नो सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ किससे होती है? कैम्बियम से। और कैम्बियम किस में नहीं पाया जाता? मोनोकाट प्लांट में कैम्बियम नहीं पाया जाता। तो ग्रास हमारी मोनोकाटिलिडनस है। हमने आपको बताया है घास, ज्वार, बाजरा, गेहूं, मक्का, जौ, धान, ये सब हमारे मोनोकाट यानी एक बीजपत्री पौधे हैं। तो ग्रासेज एग्जाम्पल हमारा सही होगा क्योंकि ये मोनोकाटिलिडनस है। तो इसको देखते हैं। तो यहां पर देखिए मोनोकाट्स एग्जाम्पल ग्रासेज लैक सेकेंडरी ग्रोथ। इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। एज दे लैक लेटरल मेरिस्टेम, क्योंकि इनमें लेटरल मेरिस्टेम अनुपस्थित होता है। लैक का मतलब अनुपस्थित। विच वैस्कुलर कैम्बियम एंड कार्क कैम्बियम, जिसको हम वैस्कुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम में डिवाइड कर सकते हैं। कह रहा है अब जो और विकल्प दिए गए हैं तो उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है इन केस ऑफ कॉनिफर, जिसके अंतर्गत पाइनस आता है, एंड साइकेट्स, जिसके अंतर्गत साइकस आता है, वैस्कुलर टिश्यू आर अरेंज इनटू वैस्कुलर बंडल। जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं वैस्कुलर बंडल में अरेंज होते हैं, जस्ट लाइक एंजियोस्पर्म, जैसे कि आवृत बीजी पौधे यानी एंजियोस्पर्म। तो दे आर ओपन, सो सेकेंडरी ग्रोथ इज कॉमन। तो इस वजह से इनमें ओपन वैस्कुलर बंडल पाया जाता है पाइनस साइकस में, और ये जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं, अनावृत बीजी के अंतर्गत। तो इनमें भी सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाएगी क्योंकि वैस्कुलर बंडल ओपन है। इसको ध्यान देना। तो 72 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द वैस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू। तो कैम्बियम द्वितीयक वृद्धि के लिए सहायक है, तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। तो सेकेंडरी जाइलम वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। द्वितीयक वृद्धि के लिए जरूरी है, तो सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, तो इसलिए सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। 73 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर देखें 73 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। कह रहा है सेल्स ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम डिवाइड पेरी क्लिनिकली बोथ ऑन द आउटर एंड इनर साइड टू फॉर्म सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो कह रहा है कि जो वैस्कुलर कैम्बियम है हमारा वो पेरी क्लिनिकली डिवाइड होता है, परिधीय सरकमफ्रेंस में, गिर्थ में वृद्धि होती है, जिस और आउटर और इनर साइड दोनों तरफ वृद्धि होती है, जिससे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनते हैं, द्वितीयक स्थायी ऊतक बनते हैं। दैट इज सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, जिनको हम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम कहते हैं। तो 73 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल। मृत कोशिकाओं से क्या बनता है? तो 74 का बी करेक्ट है, फेलम। फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म, 3 शब्द हमने आपको जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहे थे तब हमने पढ़े थे। तो इसको देखते हैं। हालांकि नई वाली बुक में आपके इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, परंतु क्वेश्चन आया है तो मोटा मोटा देख लेना। तो द फेलम, फेलम को कार्क कैम्बियम भी बोलते हैं। तो फेलम आर कार्क कंसिस्ट ऑफ डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड रेक्टेंगुलर सेल्स दैट पॉसेज सुबेराइड सेल वॉल। तो फेलम क्या होता है? कार्क होता है और इसमें कॉम्पैक्टली अरेंज रेक्टेंगुलर सेल पाई जाती है, यानी रेक्टेंगल मतलब वर्गाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं और बहुत कॉम्पैक्ट होती हैं, मतलब आपस में चिपकी सटी रहती हैं, मजबूत रहती हैं। और इनमें सुबेरिन का सेलवाल पाया जाता है। सुबेराइज्ड मतलब सुबेरिन एक पदार्थ होता है, जैसे लिग्निन, टेनिन होता है, आयल होता है, तो उसका डिपोजिशन भी होता है। तो फेलम हमारा कार्क है एक तरह से, और ये डेड सेल होती हैं। तो 74 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अब 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गलत वाला पूछ रहा है, कहीं सही वाला ना माराइएगा। तो कह रहा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्टवुड। तो हार्टवुड के बारे में, दृढ़ कास्ट के बारे में, कठोर कास्ट के बारे में कौन सा गलत है? तो कह रहा है इट इज हाईली ड्यूरेबल, ये सही है। मजबूत ज्यादा होगी तो ज्यादा समय तक चलेगी, ड्यूरेबल का मतलब ज्यादा लंबे समय तक चलेगी, तो ये हमारा करेक्ट है। इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल इफिशियंटली, यही गलत है हमारा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो हार्टवुड है इसमें हमने पढ़ा है कि लिग्निन, टेनिन और ऑयल का डिपोजिशन हो जाता है, इसलिए इसके अंदर के जो पोर हैं, छिद्र हैं, वो बंद हो जाते हैं। जब बंद हो जाएंगे तो जब छिद्र से निकलने की जगह ही नहीं होगी तो वाटर यानी पानी और खनिज पदार्थों का कंडक्शन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कैसे हो पाएगा? तो 75 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गलत वाला पूछ रहा है और यही गलत है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए 75 का बी करेक्ट है। हार्टवुड इज द नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम। तो जो हार्टवुड यानी कठोर कास्ट होती है तो वो नॉन फंक्शनल पार्ट होता है, ये बिना कार्य करने वाला भाग होता है जिसके अंतर्गत सेकेंडरी जाइलम आता है। हेंस इट डज नॉट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, इसलिए ये पानी और मिनरल्स यानी खनिज तत्वों को नहीं ले जाती। तो 75 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 75 का बी विकल्प, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। अब आगे आ जाता है 76 नंबर क्वेश्चन। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।